बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक के जो सेशंस हैं उनको बगौर देखा होगा, सुना होगा। तो इस सेशन में हम कुछ बेसिक्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम मिड लेवल पे जब आएंगे तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उनको देखा जाए, ब्रांच लेवल पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, और फिर हम उसको आगे जाके फाइनेंसिंग और एसेट साइड्स पे जाके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करने से पहले यहाँ पे कि सबसे पहले हमें कंसेप्ट हो कि बैंक क्या है, और उसके बाद फिर बेसिक जो एक डिफरेंस है कन्वेंशनल बैंकिंग के मॉडल में और इस्लामिक बैंकिंग का जो बिज़नेस मॉडल है वो क्या है, फिर वहाँ पे एसेट साइड पे क्या प्रोडक्ट्स होती हैं, कन्वेंशनल बैंक्स कैसे उसको लेके चलते हैं, और इस्लामिक बैंक्स में ये जो कह दिया जाता है। तो चूँकि हमारे पास वक्त महदूद है तो हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें मैं आपको लिंक्स शेयर कर रहा हूँ, इनको आप अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। इसको आप आइंदा आने वाले सेशंस के लिए इनको आप बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी जो फेलोज़ इस कोर्स में नहीं आ सके, कुछ बेसिक्स हैं, मैंने ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड करके वहाँ पे रख दी हैं, तो आप उनको सुन लीजिएगा। और जो चीज़ें आज हम वहाँ पे डिस्कस होगी हैं, कोशिश करेंगे टाइम को बचा के आज कुछ नई चीज़ें मज़ीद जो हैं वो डिस्कस करें। तो मैं आपसे ये लिंक्स शेयर कर रहा हूँ, इनको आप अपने पास कॉपी कर लीजिए सारे किसी, और इसको चैनल को जाके ओपन करके इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आप सारों से पूछूं कि बैंक क्या होता है, तो ज़रा लिखें टेक्स्ट में आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है बैंक के हवाले से। जी, जो भी आपका एक अपना अंडरस्टैंडिंग है, मैं इंशाल्लाह फिर आगे जाके उसके एक डेफिनेशन भी हम डिस्कस करेंगे। जी, सारे पार्टिसिपेंट्स ज़रा लिखें। सारे पार्टिसिपेंट्स से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वीडियोज़ अपने ऑन रखेंगे। जी, अतरासफ भाई आप लिखिए बैंक क्या होता है। मोहम्मद उमैर भाई लिखेंगे। ज़िया भाई जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। उसामा, बाकी दोस्त भी। व्हाट इज़ अ बैंक? अब ये पूछ के लगता जाने के लिए ना वीडियोज़ इनको बंद करने पड़े। अभी तक मेरे पास कोई एक भी डेफिनेशन नहीं आई। ठीक है, अतर भाई क्या आ गई। उमैर भाई, माशाल्लाह कम्प्रीहेंसिव के करीब करीब हैं आप उमैर भाई। जी, उसामा, ज़िया भाई जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हम
अब हम बैंक की एक बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं। मुख्तलिफ बैंक की आपको ना मुख्तलिफ डेफिनेशंस मिल जाएंगी किताबों में से, इंटरनेट पे जब आप रिसर्च करेंगे तो एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन जो आमतौर पे कही जाती है। और उससे पहले एक बात बड़ा समझना ज़रूरी है, ताकि जब आप डेफिनेशन लिखने लगें और फिर जब हम इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएँ तो आपको आइडिया होगा कि ना सिर्फ ये चीज़ के जो कन्वेंशनल बैंक की डेफिनेशन है हम उस पर पूरा नहीं उतरते, बल्कि जो हमारा बिज़नेस मॉडल है उस पर हम पूरा नहीं उतरेंगे। ठीक है, अकरम साहब तशरीफ़ लाए हैं। सर आज अपना ऑडियो आप बेहद अनम्यूट रखें, वीडियो आज सारे हम जो है वो उसके साथ चलेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे सारे। तो अर्ज़ ये है कि जब हम बिज़नेस मॉडल की बात करने से पहले एक जो डेफिनेशन कंप्रीहेंसिव जिसको कहा जाता है कि जिसमें आम तौर पे बैंक को डिफ़ाइन किया जाता है, तो बैंक का जो बेसिकली फंक्शन था वो था फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। जो बेसिक उसका फंक्शन और रोल था वो ये था। मगर आज कन्वेंशनल बैंक्स क्या कर रहे हैं, उनका बिज़नेस मॉडल को हम समझेंगे। लिंक्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, उसमें भी जाके आप पूरा सेशन वो उस पर है वो आप देख लेंगे। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के छोड़ के उन्होंने क्या किया, आप उसकी डेफिनेशन पे आ जाएं। इसको लिख लें आप अपने पास, उमैर भाई ने उसके करीब जाके जो है वो किया है कि अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, यानी जो सरप्लस पॉकेट्स हैं उनमें से वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को, एंड विच लेंड्स स्लैश आर इन्वेस्ट टू द डेफिसिट पॉकेट्स फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट विच इज़ यूजुअली नोन एज इंटरेस्ट। ये आमतौर पे कन्वेंशनल बैंक की एक डेफिनेशन ली जाती है। जब हम बात करते हैं इस सारी डेफिनेशन को अगर आप देखें तो बेसिकली ये डेफिनेशन एज इट इज़ अपने अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट रखती है। और उस फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को छोड़ के अब कन्वेंशनल बैंक ने क्या करना शुरू किया, एक साइड से वो पैसे को लाइबिलिटी साइड से करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में लेते हैं, और करंट अकाउंट वालों को तो ज़ाहिर है वो कुछ नहीं देते। जो सेविंग अकाउंट वाले हैं या TDRs वाले हैं उनको एक जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो उनको देते हैं, और वही पैसा उठा के जो एसेट साइड है और जो लाइबिलिटी साइड है वहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं कन्वेंशनल बैंक के। मेजॉरिटी जो उसका पोर्टफोलियो है वो क्या करते हैं, वो उसको एज अ लोन ही देते हैं आगे, और उनसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं विच इज़ हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उन्होंने अपने डिपॉजिटर्स को या लाइबिलिटी साइड पे कस्टमर्स को दिया होता है। दूसरा वो कहते हैं जी कि हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो इस चीज़ से उनका कोई परवाह नहीं है कि क्या हम किसी अनएथिकल एक्टिविटी में कर रहे हैं, अन इस्लामिक में कर रहे हैं। उनका जो मेन मोटिव ये है कि कौन सा वो इदारा जो हमारे इन चीज़ों को लेके हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको फुलफ़िल करे, दैट्स इट। जो उनके अपने मुख्तलिफ जो मेयर्स हैं वो उस इदारे की जो रेटिंग है वो देखते हैं, जो भी फाइनेंसिंग साइड पे देखा जाएगा। तो आप वो लोग जो मेरे फेलोज़ की एज के हैं, हम आज इस सारे सेशन को एक इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे, और मेरे जो सीनियर्स हैं स्पेशली जो मोहतरम अकरम साहब हैं वो ज़ाहिर इन चीज़ों को जानते हैं, तो वो उनको एज आ यूँ समझने के एज आ स्टूडेंट मैं उनको अपना सबक सुना रहा हूँ। जहाँ पे वो महसूस करेंगे वो ज़रूर इसके ऊपर मुझे और हम सब को बताएंगे कि कोई चीज़ अगर मैं स्किप कर जाऊँगा तो हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब जब आप कन्वेंशनल बैंक की डेफिनेशन को समझ गए हैं तो अब आते हैं हम इस्लामिक बैंक की तरफ। तो इस्लामिक बैंक अपनी जो डिपॉजिट साइड है जिसको हम लाइबिलिटी साइड कहते हैं वहाँ हो या उसकी एसेट साइड हो, बड़ी बेसिक चीज़ एक याद रख लें कि इस्लामिक बैंकिंग में देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ लोन जब आप ले रहे होते हैं सवाए करंट अकाउंट के। ठीक है, यानी सेविंग में वो लोन के तौर पे नहीं ले रहा होगा। इसी तरह जब फाइनेंसिंग साइड पे वो दे रहा है वो एज अ लोन नहीं दे रहा होगा। क्यों? जो रिबा की डेफिनेशन बताई गई है, कुल्लू कर्दिन जर्रा मनफ़ातन फ़हुवा रिबा, कि एवरी लोन विच ड्राज बेनिफिट, और जो प्री डिटर्मिन बेनिफिट होता है लोन के साथ वही तो इंटरेस्ट होता है। और इस्लामिक बैंकिंग चूँकि हम कहते हैं कि और कुछ हो ना हो लेकिन उसमें इंटरेस्ट या रिबा का कोई कंसेप्ट या कोई एलिमेंट नहीं होता। तो अब हम जब उसकी जो लाइबिलिटी साइड है
जो डिपॉजिट साइड है हम उसको डिस्कस करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं, शरिया कंप्लायंस मैकेनिज़्म के हवाले से, शरिया ऑडिट के हवाले से वहाँ पे क्या क्या देखा जाता है हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर इधर के डिपॉजिट साइड्स के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग होगी तो उसको लेके फिर हम जो है वो एसेट साइड और जो फाइनेंसिंग साइड है उसको हम लेके इंशाल्लाह चलेंगे। तो याद रखें, अगर आपको ये मेरा वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है तो इसमें ये वो साइड है जिसको हम कहते हैं कि ये लाइबिलिटी साइड है किसी भी इस्लामिक बैंक की। यहाँ से इस्लामिक बैंक पैसा ले रहा होता है, ठीक है। ये आपकी फाइनेंसिंग साइड है, आपकी डिपॉजिट साइड है या आपकी लाइबिलिटी साइड है। अब यहाँ पे जब इस्लामिक बैंक कस्टमर से पैसा ले रहा होता है वो दो सूरतों में ले रहा होता है, ठीक है, जिसको हम ये कहते हैं कि वो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। और सेविंग में ही एक उसकी अगली किस्म होती है जिसको हम कहते हैं टर्म डिपॉजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट अकाउंट के हवाले से एक बात बताता चलूँ कि कन्वेंशनल बैंक्स आम तौर पे जब अपने कस्टमर को ये कहते हैं जी अगर आपने हमसे सूद नहीं लेना तो आप ऐसा करें कि आपका अपना जो पैसा है वो करंट अकाउंट में हमारे पास रखवा दें। तो अब एक क्वेश्चन आता है जहनों में कि हम ये जो लोग कहते हैं कि जी कन्वेंशनल बैंक की जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसका जो बिज़नेस मॉडल है, जो उसकी डेफिनेशन है, उससे हम जो है वो वेरी करते हैं, डिफरेंशिएट हैं। तो क्या कन्वेंशनल बैंक का करंट अकाउंट और इस्लामिक बैंक का करंट अकाउंट ये भी डिफरेंस हैं, ठीक है। तो इसके दो जवाब हैं। पहले ये है कि ऑपरेशनली देखा जाए तो वो सेम है, ठीक है। अगर हम कर्ज़ के तौर पे लेते हैं तो एक लाइबिलिटी है, वो अगर लोन के तौर पे लेते हैं तो लाइबिलिटी है। वो भी रेट ऑफ रिटर्न उस पर कुछ नहीं देते, ठीक है, हम भी कुछ नहीं देते। तो इसकी ऑपरेशन, इसकी जो डीलिंग है उसको आप कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि हमें समझना होगा कि कन्वेंशनल बैंक के करंट अकाउंट में और इस्लामिक बैंक के करंट अकाउंट में वो क्या है। वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उस पैसे की यूटिलाइजेशन जब कन्वेंशनल बैंक किसी भी ऐसे मामले में करेगी और ज़ाहिर है वो शरिया नॉन कंप्लाइंट होगी, अगर उसको सूदी कामों में आगे लोन के तौर पे देता है, इन्वेस्ट करता है, फाइनेंसिंग करता है नॉन शरिया कंप्लाइंट एलिमेंट्स में, अनएथिकल एक्टिविटीज़ में, तो इसको कहते हैं शरीयत में गुनाह जारिया। वो जिस बंदे ने अपना पैसा मेहनत से कमाया है वो अपना पैसा उठा के कन्वेंशनल बैंक को दे रहा है, ठीक है जी आप इस मेरे पैसे की यूटिलाइजेशन करके सूद दर सूद कमाएं, अगर अनएथिकल इन्वेस्टमेंट करनी है वो करें, अगर नॉन शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग करनी है वो करें, आपके पास मेरा पैसा हाजिर है। अब इस्लामिक बैंक क्या करता है, इस्लामिक बैंक ये कहता है कि ये जो आपका पैसा है ये हमारे पास एज अ कर्ज़ है, ठीक है। वो कर्ज़ की बेस के ऊपर इस्लामिक बैंक करंट अकाउंट में पैसा लेता है। अब यहाँ पे वो सारे अहकामात शरीयत ने जो कर्ज़ के लिए दिए हैं वो सारे के सारे इस पर इम्प्लीमेंट होते हैं। वो जब चाहे अपना कर्ज़ जो है वो एज़ इट इज़ वापस ले सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जब हम कहते हैं कि डिपॉजिट साइड में वो एक तो करंट अकाउंट दे दिया उसने कर्ज़ में हमें पैसे, दूसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं मुदारबा सेविंग अकाउंट्स में, और उसमें सेविंग में ही जो TDRs होती हैं वो मुदारबा बेस होते हैं। तो पहले हम इसका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसके हवाले से चीज़ों को समझेंगे कि वहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ को लेके चलते हैं। जब हम शरिया कंप्लायंस मैकेनिज़म्स को जब ब्रांचेज़ में जाते हैं पहले उस साइड को देखते हैं। अब एक याद रखिए कि जब हम इस्लामिक बैंक की बात करते हैं तो इस्लामिक बैंक में एक तो पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई लीफलेट भी यूज़ हो, कोई एक प्रोडक्ट के हवाले से कोई चीज़ यूज़ हो, इवन कोई नोटिस बोर्ड पे लगने वाली चीज़ यूटिलाइज़ हो रही है तो वो भी शरिया बोर्ड से अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। इसका चांसेस होते हैं कि कुछ ब्रांचेज़ में कोई चीज़ अपने सिरे से लगा देते हैं, जो हमारे फाइनेंसिंग साइड पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि जब हम रिव्यू पे जाते हैं हम उनकी उन ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। इसी तरह ब्रांचेज़ में जाते हैं तो हम उनके नोटिस बोर्ड्स को देखते हैं, उनके हेल्प डेस्क को देते हैं, उनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को देखते हैं। अब जब हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं और जब हम मुदारबा की बात कर रहे हैं, मुदारबा को आगे हम इंशाल्लाह जाके डिस्कस करते हैं, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑफ द इस्लामिक बैंक बेसिकली क्या है, वो या तो उस कस्टमर के साथ कर्ज़ का मुआहदा है अगर करंट अकाउंट है, या वो सिंपल सेविंग अकाउंट में मुदारबा का मुआहदा है, एक डॉक्यूमेंट है, और तीसरी चीज़ ये है कि या वो कस्टमर का जो TDR में मुदारबा का जो है वो एक डॉक्यूमेंट है।
और TDR के लिए 2-3 जो इसकी यूँ समझें कि स्पेसिफिकेशंस अलग से 1-2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सिंपल सेविंग जो अकाउंट होता है उसके प्लस के साथ उसको हम लेके चलते हैं। अब जब हमने ये कह दिया कि इस्लामिक बैंक का करंट अकाउंट हो या मुदारबा हो, सेविंग अकाउंट हो, तो उसमें यूटिलाइज़ होने वाला अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अब एक मुआहदे की हैसियत रखता है। इस्लामिक बैंक की का कोई सिस्टम रिपोर्ट जो है वो कस्टमर के साथ मुआहदे की हैसियत नहीं रखता, कोई रजिस्टर पे लिखी हुई चीज़ वो नहीं रखती। एक चीज़ जिसको हम कहते हैं गरर, ठीक है, कि ऐसी अनसर्टेनिटी कि जब हम अकूद मामलात जो माली मामलात होते हैं जिनको अकूद मुआवजात कहते हैं, जिसमें मुआवजा इन्वॉल्व होता है, इव्ज़ इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई ऐसी एम्बिग्यूटी ना हो, सॉरी अकरम साहब के अलावा बाकी दोस्तों को कुछ को मैंने बताया कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो आज मेरी ये पहली पब्लिक स्पीकिंग है, तो पहली खांसी का अटैक हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 95% रिकवर हो गया है। तो अब हम यहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं कि इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो अकाउंट ओपनिंग फार्म में जो करंट अकाउंट का जब हमने अकाउंट ओपनिंग फार्म की बात की है तो शरिया कंप्लायंस रिव्यू क्या कहता है कि सबसे पहले उसका टाइटल ऑफ गरर की बात हो रही थी कि कोई ऐसी एम्बिग्यूटी आपके उस मायदे में, वो जो कर्ज़ का मायदा होने जा रहा है वो ना रहे कि कल जाके अमंग दी पार्टीज़ वो कन्फ्लिक्ट का बायस बने। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ऐसे ही मुदारबा की है, ठीक है, जब आप सेविंग में उनसे पैसा ले रहे हैं, TDR में पैसा ले रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं उनको आज हम इंशाल्लाह भी देखते हैं। और फिर हम इंशाल्लाह मुदारबा की आगे फिर जो दीगर चीज़ें हैं, पूल मैनेजमेंट है, बेटी चीज़ें हैं, प्रॉफिट रेट्स हैं, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, कुछ बुनियादी चीज़ें, सबसे पहले टाइटल ऑफ अकाउंट, ठीक है, वो किस नाम से हमारे साथ मुआहिदा करने जा रहा है। फिर डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, किस डेट को उसके साथ हमारा कर्ज़ का या मुदारबा का मायदा होने जा रहा है। फिर अगली चीज़ क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। यहाँ पे एक बड़ी ख़ास बात है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि कन्वेंशन इस्लामिक बैंक जस्ट द चेंज ऑफ नेमिंग लेचर है और कान को घुमा के पकड़ने का नाम है और जस्ट ये है और वो है। तो आप इस बात को समझें, और वो क्या कि जब हम अपना इवन बिज़नेस खोलते हैं, हम जब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम अपना बिज़नेस खोलते हैं यहाँ पे और हमारे पास कस्टमर आता है, कुछ भी जो हम सेल आउट कर रहे हैं, तो क्या हम हर कस्टमर से मुझे कोई लिखेगा अगर हम पूछते हैं ऐसा, क्या हर कस्टमर से हम ये पूछते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम हलाल है या हराम है? कोई भी हम बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या हम हर कस्टमर से जो हम किसी कस्टमर से ये चीज़ पूछते हैं? अगर पूछते हैं तो आप लिख दें यस, तो मेजॉरिटी का आंसर यही होगा नो, हम नहीं पूछते। वो अपनी हमारे पास एक चीज़ लेके आता है, जनाब मुझे ये चीज़ चाहिए, हार्डवेयर की दुकान है कि कोई चीज़ है, हम उससे पैसे लेते हैं, उसको चीज़ देते हैं, वो चला जाता है। इस्लामिक बैंक में जब आप उसे कर्ज़ ले रहे हैं या मुदारबा कर रहे हैं तो हम उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं, और ये हमारा जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि आया वो उसका जो सोर्स ऑफ इनकम जो उसने वहाँ पे मेंशन किया है, इज़ दैट सोर्स ऑफ इनकम इज़ शरिया कंप्लाइंट, और अगर है तो देन यस ओके। अब यहाँ पे एक शरिया नॉन कंप्लाइंस रिस्क मौजूद होता है, और वो क्या कि जो हमारे सेल्स टीम होती हैं, जो हमारे RMs होते हैं, BDOs होते हैं, उनके ज़रा टारगेट्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो बात को ऐसे सोर्स ऑफ इनकम को भी ले आते हैं जो शरिया के हवाले से हलाल नहीं होता। तो इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, इस रिस्क को मिटिगेट कैसे करते हैं? हम ब्रांचेस को ये पहले लीवरेज देते हैं उनको पूछने की कि अगर ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें आप नहीं पूछ सकते, तो यानी आपको ख़ुद से आइडिया नहीं है कि वो इज़ दैट सोर्स ऑफ इनकम इज़ हलाल और नॉट, तो आप शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट से पूछ लें। तो फिर ब्रांचेस हमसे क्वेरीज़ करती हैं, अगर वो शरिया डिपार्टमेंट, ठीक है, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, शरिया बोर्ड उसकी इजाज़त दे, वो खोलते हैं। कुछ ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं जिसके ऊपर शरिया बोर्ड से हमें ओपिनियन लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आपको एक मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमारे इस्लामिक बैंक में जो बेसिक चीज़ है, जब आप डिपॉजिट साइड पे पैसा ले रहे होते हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर सोर्स ऑफ इनकम हलाल है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो बिलियंस में भी डिपॉजिट लेके आ रहा है मगर उसका सोर्स ऑफ इनकम हलाल नहीं है,
तो बीइंग इस्लामिक बैंकर उसकी शरिया कंप्लाइंस की ड्यूटी हर एक इंडिविजुअल की है। तो हम आरएम्स को मकासद शरिया की जब बताते हैं, उनको कहते हैं कि यहाँ पे आपकी ड्यूटी है। हर जगह पे शरिया बोर्ड नहीं होगा, शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट नहीं होगा, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। अच्छा, उसके बाद हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में एक चीज़ और मेक श्योर करते हैं जिसको हम रिलीजन कहते हैं। अब रिलीजन क्यों पूछते हैं? क्योंकि इसी वजह से आगे जाके ज़कात के अहकामात लगने हैं। और यहाँ एक बात आपने याद रखनी है कि इस्लामिक बैंक में एक नॉन मुस्लिम भी अकाउंट खोल सकता है अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम शरिया कंप्लाइंट है, और एक मुसलमान का भी अकाउंट नहीं खोला जा सकता अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम शरिया कंप्लाइंट नहीं है। तो पता चला कि इससे दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो ये चीज़ कि इस्लामिक बैंकिंग इज़ नॉट फॉर मुस्लिम्स ओनली। इस्लामिक बैंकिंग का जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो सब के लिए हैं। बस हमारे लिए बेस क्या है डिपॉजिट लेते हुए, वो ये है कि वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। ऐसे ही जब हम जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स का भी अकाउंट, अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम ठीक है वो शरिया कंप्लाइंट कोई बिज़नेस रखता है, कोई उसकी ऐसी हैं चीज़ें, तो वो एक ट्रांसजेंडर भी अकाउंट इस्लामिक बैंक में खोल सकता है। तो पता चला कि बेसिक जो हमारे पास उसमें कर्ज़ लेते हुए मुदारबा करते हुए जो चीज़ है वो सोर्स ऑफ इनकम है। रिलीजन का कहाँ क्यों जिक्र आया? यस, आगे जाके फिर जब आपके सेविंग अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे ज़कात का जो स्टेटस है उसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जो जिन्होंने अभी इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस या हेड ऑफिस या बैक ऑफिस के रिव्यू को अभी नहीं देखा या उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखा, तो जब हम ज़कात की बात करते हैं तो ये कोर एलिमेंट होता है कि क्या हमने जो ज़कात ली है। यहाँ पे वो दो पॉइंट्स आपको बताने लगा जो आम तौर पे हम जिन पे कभी सोचा नहीं है, और अगर आप कभी इसमें से कोई बंदा इसमें अपना फीडबैक ऐड करना चाहे तो ज़रूर मेंशन करें। अब एक सवाल है कि एक बंदे का करंट अकाउंट है, ठीक है, वो साहिब निसाब भी है, ठीक है, और उसके ऊपर ज़कात लगती है, तो क्या एक इस्लामिक बैंक करंट अकाउंट में उसकी ज़कात, इस्लाम तो कहता है कि ज़कात लगती है, साहिब निसाब है, मुसलमान है, आकल है, बालिग, वो सारी शराइत को पूरा कर रहा है, मगर क्या एक इस्लामिक बैंक उसके उस करंट अकाउंट में से ज़कात को काट सकता है? अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी हो तो आप ज़रूर शेयर करें, इस पर लिखें ज़रा। उसामा बताएंगे क्या वो साहिब निसाब करंट अकाउंट होल्डर जिसने कर्ज़ में इस्लामिक बैंक को पैसा दिया है या जिसने फॉरेन करेंसी के करंट अकाउंट्स खोले हैं वो ले सकता है? जो आंसर आया है जी नो, यस, नो। अब एक सवाल हमारे जहनों में आना चाहिए कि इस्लाम तो कहता है कि काटनी चाहिए, इस्लामिक बैंक उसको काट नहीं रहा, तो अब यहाँ पे लोग कहते हैं वो जी कैसे इस्लामिक बैंकिंग हो गई। तो यहाँ पे आपका आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लैंड। अब पाकिस्तान का सारा लॉ ऑफ लैंड आपको पता है इस्लामी नहीं है, ठीक है। तो जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की बात करते हैं, तो उस सूरत में लॉ ऑफ द लैंड आपको ये कहता है, और इसका भी लिंक आपको एक दोस्त ने लिखा था, वो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इंडिविजुअली अगर किसी को चाहिए होगा, जिस पे मैंने इन टॉपिक्स पे अलग अलग सेशन किए हैं, आप उनको सुन लीजिएगा। कि इस जो हमारा जो लॉ ऑफ लैंड है पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि आप ऐसे कस्टमर्स को जिन्होंने करंट अकाउंट में आपको पैसा दिया है या फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, उनसे आप ज़कात नहीं काट सकते। तो अब रियासत के अंदर जो रियासत वाला कंसेप्ट है कि इस्लामिक बैंक यहाँ पे उस लॉ ऑफ लैंड को मानने के लिए मजबूर है, उसको वो फॉलो करना पड़ता है, वो ज़बरदस्ती से उसकी ज़कात नहीं काट सकता। हाँ, अब इस्लामिक बैंक की और इस्लामिक बैंकर की और ब्रांचेस की क्या ड्यूटी है कि वो जिसको कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि गवर्नमेंट को भी निजी, अगर आपको जो आपकी जिसको कहते हैं जिन कुव्वत नाफज़ा पे एतमाद नहीं है, तो आप इंडिविजुअली भी मुस्तहिक लोगों तक वो ज़कात को पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी ख़ास बात बताता चलूँ, और वो ये कि इस सारी चीज़ को अगर आप देखें कि यहाँ पे इस्लामिक बैंक का शरिया बोर्ड जहाँ पे उसको लॉ ऑफ लैंड को मानना पड़ रहा है, तो वहीं पे वो एक और काम करता है, और क्या करता है कि वो अपने जो BDOs हैं, जो उसके RMs हैं, जो उसके BMs हैं, उनको इसके ऊपर ट्रेनिंग देता है, और वो ये कहता है कि जनाब आप डिपॉजिटर को ये सोच दें
कि यहाँ पे आप करंट अकाउंट पे आपसे नहीं काट रहे, लेकिन आप चूँकि साहिब निसाब हैं तो आप क्या करें, आप ज़कात को दें अपनी सोसाइटी में, ठीक है। ज़कात के हवाले से उनको मोटिवेट किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे आप ज़कात के कंसेप्ट को समझने के लिए कि ये जो लोग कहते हैं कि शायद ये आज के कंसेप्ट्स हैं, तो जिस मज़हब ने, जिस दीन ने हमें उठने बैठने सोने जागने तक के लिए चीज़ें दी हैं, क्या उसने हमें मामलात अल मालिया के ऊपर गाइड नहीं किया होगा? ज़रूर किया है। और उसकी थ्योरी को प्रैक्टिकली हम हिस्ट्री में अगर देखें तो क़ुव्वत नाफ़ज़ा जब मुसलमानों के पास, और जो असल जिसको कहते हैं असल टीचिंग्स वाले जब मुसलमान जब वो साहिब इक़्तिदार होते थे, तो हज़रत अबू बकर यानी खुलफ़ाए राशिदीन से लेके ज़कात का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। वो कहते हैं जी मैं ऐलान जंग करता हूँ जो ज़कात नहीं देते। और उसकी पीक क्या है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आता है कि जब चौकों पे खड़े होकर आवाज़ें लगाई जाती हैं कि है कोई ज़कात लेने वाला जिसको हम ज़कात दी जाए, जिसकी ज़रूरत पूरी की जाए। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसके लिए आज कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, इकोनॉमिस्ट बैठ के सर खपा रहे हैं कि लोगों की माशी क़ुव्वत इतनी, उनको माशी दायरे में शामिल किया जाए, उनकी परचेजिंग पावर को किया जाए। जो इस्लाम ने अपनी हिस्ट्री में वो दौर लाया कि जब ज़कात लेने वाला कोई नहीं बचा था। मुआख़ात मदीना की पहली रात थी, रियासत बन रही थी, और आपने देखा कि उस वक्त सबसे पहला काम क्या किया गया? सबसे पहला काम भी यही किया गया कि उनके अंदर ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट था, एक अंसार को लिया गया, एक मुहाजिर को लिया गया। और आपने सुना पड़ा है कि जिसके 2 बाग थे उन्होंने क्या कर दिया है, उसको यूँ समझ लें कि एक दूसरे को कर दिया। इवन देन किसी की 2 बीवियाँ थी तो कहते हैं कि एक ने उनको डाइवोर्स दी बाद में, और उनको इद्दत पूरी करके वो दूसरे की निकाह में आई, ठीक है। तो हर एक चीज़ की वो कहते हैं कि उस रात फिर भूखा कोई नहीं सोया। ये आगाज़ थी और इसका पीक क्या था? हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन से होते हुए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो ज़माना आता है कि जिसको आप यूँ समझ लें कि जहाँ पे आप जाके फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक पीक देखते हैं। माशाल्लाह। तो अब बात यह है कि जब हम इसकी बात कर चुके तो अब दूसरा अकाउंट आता है हमारा। जब हम ज़कात को क्या देखने जा रहे होते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, सबसे पहले कि अगर करंट अकाउंट है तो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उसको नो मेंशन कर रहा हो, ज़कात डिडक्शन क्या हो, नो हो। नॉन मुस्लिम है तो आप ज़कात नहीं ले सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी नॉन मुस्लिम से हमने करंट अकाउंट में कर्ज़ लिया और साथ हम उससे ज़कात भी काट रहे हैं। तीसरी चीज़ कौन सी है, जिसको एक माइनर अकाउंट होता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि जिसमें गार्डियन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा होता, ठीक है। और वो कौन से होते हैं, वो जिसमें वो बच्चे के अकाउंट में पैसा रखवा देते हैं और बच्चा कल जब बड़ा होता है, TDRs में होते हैं या आर्मी के कुछ अकाउंट्स होते हैं, तो उसमें वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा होता। तो अब ज़कात के अहकामात उस पर कौन से लगेंगे, वो जो नाबालिग वाले हैं, यानी वहाँ पे भी अब ज़कात नहीं काटेंगे। मगर अगर उसमें गार्डियन ट्रांजैक्शन कर रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, तो हम करंट अकाउंट के कर्ज़ में उस मामले में फिर क्या करेंगे, हम उसको ये बताएंगे कि जो आपके अहकामात जो गार्डियन वाले ज़कात वाले हैं वो आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। अब 2-3 और चीज़ें हैं जहाँ पे हम ज़कात को क्या करते हैं, वो नहीं कर सकते। वो कौन सा है, या मुदारबा आ गया है, ठीक है, उसमें उसने CZ 50 नहीं दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब आप उसकी ज़कात को काट सकते हैं। CZ 50 आ गया तो आप उसने बता दीजिए कि जैसे भाई ने बताया कि वो मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, मैं बैंक को नहीं दूंगा, मैं ख़ुद से देना चाहता हूँ, तो वो अपना एक CZ 50 जमा करवाते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसकी अब ज़कात को नहीं काटा जाता, ठीक है। तो करंट अकाउंट में नहीं किया काटा जाता, नॉन मुस्लिम अकाउंट में नहीं काटा जाता। वो जो मैंने स्पेशल माइनर अकाउंट बताया है कि जिसमें गार्डियन ट्रांजैक्शन ना कर रहा हो, वहाँ पे नहीं काटा जाता। और CZ 50 दे दे तो वो नहीं काटा जाता। बाकी अगर सेविंग अकाउंट है उसको आप काटेंगे, ठीक है, सिंपल सेविंग अकाउंट है, ठीक है, उसमें से आप ज़कात काटेंगे, ठीक है। अगर उसने CZ 50 नहीं दिया और वो मुसलमान है, बालिग है, आकल है, तो उसके ऊपर आप ज़कात काट सकते हैं। सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो अब करंट अकाउंट में जब हमने ये इस सारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को जब इसमें देखेंगे, इसका सोर्स ऑफ इनकम हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनिशियल डिपॉज़िट, कि अगर कस्टमर हमारे साथ करंट अकाउंट का मायदा कर रहा है तो इनिशियली उसने हमें कितना कर्ज़ दिया, ये आपके उस मायदे के ऊपर लिखा होना चाहिए जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर उसने मुदारबा में हमें पैसे दिए
तो अब क्या है कि अब आपके मुदारबा में इन्वेस्टमेंट के लिए उसने आपको कितनी अमाउंट दी इनिशियली, ये उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। बात समझिए मेरी। और इसी के साथ अगर आप एक चीज़ को समझें कि ज़कात की जब हमने बात की, जी उमैर यहाँ पे आप क्वेश्चन हैं वो लिख सकते हैं, इसको मैं मुकम्मल करके आंसर कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो ज़कात नहीं है, लेकिन आप लिख लें, मैं इसको इंशाल्लाह आगे जाके कवर कर लूँगा, आप लिख लीजिएगा। तो मैं अर्ज़ ये कह रहा था कि अब जब हम ज़कात की बात करते हैं तो इस ज़कात में यहाँ पे एक शरिया कंप्लायंस का चेक होता है, जो मैंने आपको बता दिया 3-4 चीज़ों में हमने देखना है। प्लस अब कुछ ब्रांचेस क्या करती हैं कि जब उन्होंने ज़कात का, एक बंदे ने सिंपल सेविंग अकाउंट खोला, उस वक्त उसने CZ50 नहीं दिया था, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रही थी, ज़कात कट रही थी, ज़ाहिर सेविंग अकाउंट था मुतारबा बेस के ऊपर। अब क्या हुआ कि उसको ख्याल आया या किसी ने बता दिया भाई एक ज़कात से बचने का एक ये भी रास्ता है, या ख़ुद देने का एक ये भी रास्ता है, वो CZ50 ले आया, ठीक है। तो अब ब्रांच ने क्या किया, अपनी उसकी एक रिपोर्ट होती है ज़कात एग्जेम्प्टेड की और नॉट एग्जेम्प्टेड की। बैंक की अक्सर जो बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस क्या करती हैं, वो सिस्टम की रिपोर्ट को अपने पास अपडेट कर लेती हैं, जी यस इसने CZ50 जमा करवा दिया, लेकिन अकाउंट ओपनिंग फार्म को फ़ाइल से निकाल के यहाँ पे उसने ये मेहनत नहीं की कि उसको भी हम अपडेट कर दें। तो शरिया बोर्ड्स ये कहते हैं, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट के रिव्यूअर्स ये कहते हैं कि जो हमने बात शुरू में की थी कि हमारा कस्टमर के साथ जो मायदा है वो सिस्टम की रिपोर्ट नहीं है, लॉ में भी वही डॉक्यूमेंट होगा, अकाउंट ओपनिंग फार्म शरिया लॉ में भी वही डॉक्यूमेंट होगा जिसको हमने कहा था कि वो कर्ज़ का या सेविंग अकाउंट में मुदारबा का मुआहदा है। तो इसका मतलब है कि उसको अपडेट होना चाहिए स्पेसिफिक डेट को। तो जो सेविंग अकाउंट का वो जो अकाउंट ओपनिंग फार्म है, उसको जहाँ के हम ये कहते हैं ब्रांच मैनेजर, जो ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, कि आप उस अकाउंट ओपनिंग फार्म को मंगवाइए जहाँ पे डिडक्शन आपने पहले क्या की हुई थी, यस, अब उसको नो करें, स्पेसिफिक डेट लिखें। अब आपकी अपनी चॉइस के लिए, अपने सिस्टम के लिए, आप IB कार्ड के लिए ज़कात एग्जेम्पशन रिपोर्ट्स को अपडेट करें, रजिस्टर में लिखें सो एंड सो, जो भी आपके चेक्स हैं, मगर आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फलां डेट से अपडेट हो जाना चाहिए। क्यों? जब शरिया ऑडिटर जाए, जब एक्सटर्नल शरिया ऑडिटर आए, जब रेगुलेटर आए या शरिया कंप्लायंस रिव्यूअर आए, तो वो देखे कि यस जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ये अपडेटेड है, और उसमें और जो सिस्टम की रिपोर्ट है उसमें कोई मिसमैच नहीं है। वरना क्या होगा, अगर उन्होंने सिस्टम की रिपोर्ट को अपडेट कर दिया तो उसका मतलब उन्होंने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को नहीं किया, तो उसमें मिसमैच आ जाएगा, और ये ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि करंट अकाउंट की जो कुछ बेसिक्स थी, इसमें 1-2 चीज़ें मज़ीद हैं कि उसका एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कन्वेंशनल बैंक में वो नहीं की जाती, इस्लामिक बैंक में इजाफ़तन वो एक पेज होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि ये कर्ज़ अकाउंट, अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये कर्ज़ है, ये सेविंग है तो मुदारबा है, मुदारबा की डेफिनेशन लिखी जाती है, उसके ऊपर हम स्पेसिफिक पेज के ऊपर उसके साइन लेते हैं। और एक बात याद रखें, जब आप इस्लामिक बैंक की डॉक्यूमेंटेशन का आगे जाके इंशाल्लाह जब हम फाइनेंसिंग साइड पे बात करेंगे तो अकरम साहब से इस पर इनपुट ज़रूर लेंगे कि इस्लामिक बैंक की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, वो ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होती है। सॉरी बॉदर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफर करूँगा। ये जो आप कह रहे हैं अकाउंट ओपनिंग का अकाउंट में अमेंडमेंट करने का, बेसिकली एक एग्रीमेंट में जो अमेंडमेंट होती है वो थ्रू अमेंडमेंट ही लगती है। लेट्स सपोज ने एक एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट की ही एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे की है, तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। वो अकाउंट ओपनिंग का पार्ट तो बन जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अपडेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर उसके ऊपर अपडेशन करना शुरू कर देंगे तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो वॉइड होता चला जाएगा। उसकी जगह जगह पे इंसर्शन और उसको डेटों के साथ मैच करना और उसके सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो भी किसी एग्रीमेंट के अंदर अमेंडमेंट होती है वो एक फ्यूचर के डॉक्यूमेंट के तहत होती है, और वो पहले डॉक्यूमेंट का पार्ट और अमेंडमेंट तो हो सकती है, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट के अंदर एडिशन और कटिंग के साथ इंसर्शन नहीं होता। जी माशाल्लाह, बात मुकम्मल होगी आपकी। तो यही वो चीज़ है, यही वो जो जुमला है, जब हम ब्रांचेस में जाते हैं सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है। और मुझे पता था कि ये ज़रा जो इनकी फील्ड है वो वही जो हमारे उमैर भाई हैं जो ब्रांचेस में जाते हैं, या जब आगे जाएंगे तो ये हमें ऑब्जेक्शन आता है। मगर शरिया बोर्ड ने इसके ऊपर ये कहा है कि नहीं,
इसको आपको उस डेट के साथ अमेंड करना होगा। क्यों? उस डेट को, और फिर इसमें या कस्टमर की आप इनिशिएशन करवाएंगे या ब्रांच का जो स्टाफ है उससे करवाएंगे, मगर आपका जो सिस्टम की डेट है या जो रजिस्टर की डेट है उसकी डेट और उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की डेट और उसका साइन और ये सारी चीज़ें ये को रिलेट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आल दो के ऑब्जेक्शन होता है, मगर इसको कुछ वजूहात की वजह से, जिस वजूहात में एक मैंने आपको ये बता दी है कि उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अपडेट रखने के लिए अगर तो हमारा हो सिस्टम इस तरह का कि हर एक, जैसे आप देखें कि क्या उसने कल जब वो SMS अलर्ट बाद में करवाया तो क्या हम उस एग्रीमेंट के लिए कोई अलग से उसकी क्लास तो नहीं करवाएंगे? एक फॉर्म होगा, उसके ऊपर साइन लेंगे, तो वो साइन ही हमारे लिए ब्रांच की स्टाफ हो की जो रिपोर्ट होगी वो साइन होगा, स्टैंप होगा, वही हमारे लिए। ऐसे ही ज़कात के स्टेटस के ऊपर बड़ी तवील डिस्कशन हुई, मगर अल्टीमेटली हमने यही बात इसके नतीजे पे पहुँचे कि शरिया कंप्लायंस मेकनिज़म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इस हवाले से अपडेट होना चाहिए। ये ऑब्जेक्शन आपका बिल्कुल बजा है, होता भी है, मगर हमें यही बताया गया है कि नहीं, आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ज़कात के हवाले से इस हवाले से अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे एक और साइंस होती है, वो ये होती है स्पेशली ये जो हमारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अपडेट होगा, जैसे मैंने कहा जो भी अमेंडमेंट होगी इट विल बिकम पार्ट ऑफ द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। उसके साथ लगता चला जाएगा, जैसे हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं और उसकी जो भी बाद में कोई एडिशंस होती हैं वो हम पहले वाली चीज़ को क्रॉस करके भी कर रहे होते हैं, बल्कि फ्यूचर डेट में एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहे होते हैं और वो किसी डॉक्यूमेंट को रेफर करते हुए उसकी क्लॉज को अमेंड करवा रहा होता है। तो एक्चुअली इसी तरह से जो वो CF50 जो कंसर्न फॉर्म साइन करेगा वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का पार्ट बन जाएगा और उसके साथ लग जाएगा। हाँ। वो ऑटोमेटिकली अपडेशन है कि एक एग्रीमेंट हुआ था और एक पॉइंट इन टाइम के अंदर जाके उसकी अमेंडमेंट हुई थी और उसके ऊपर डेट पड़ी हुई है कि किस डेट को ये अमेंडमेंट। हाँ, चूँकि लेकिन हम जब जाते हैं ना ब्रांचेज़ में, तो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को निकालने की ज़हमत करके उसको अपडेट नहीं करते तो वो अलग से किधर रखते हैं। हमने जो देखा जाए फिर उनको बताना पड़ता है कि आप अपना रजिस्टर रखना चाहते हैं, सिस्टम की रिपोर्ट है आपके पास, ये सारी को रिलेट करनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी बात ठीक है, वो इनिशिएशन जो होती है वो एक नई जगह पे होती है। जो यहाँ पे एक बात मैं बता के उमर भाई आपके क्वेश्चन को लेता हूँ, वो ये कि अब ज़कात में यहाँ पे एक चीज़ होती है कि कुछ इस्लामिक बैंक्स में, क्योंकि पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आते थे वो आते थे ज़कात एग्जेम्पशन के हिसाब से, और ज़कात एग्जेम्पशन क्या होती है, मतलब कि ज़कात की छूट दी गई है। ठीक है, अब जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स कुछ आ रहे हैं इस्लामिक बैंक्स में वो ज़कात डिडक्शन के वाले से आते हैं, और डिडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कटौती करना। अब हुआ क्या कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स आ गए नए डिडक्शन वाले, मगर जो इस्लामिक बैंक्स जो पुरानी एग्जेम्पशन के हिसाब से अपनी सिस्टम की रिपोर्ट लेके चल रहे थे, तो वो एग्जेम्पशन के हिसाब से उनके सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं। इसमें फिर हम उनको ये बताते हैं कि अगर आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डिडक्शन में हो और सिस्टम की रिपोर्ट एग्जेम्पशन के हिसाब से हो, तो हमने जो साइंस में चीज़ पढ़ी थी रेसिप्रोकल, डिडक्शन इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ एग्जेम्पशन। ठीक है, डिडक्शन मतलब कटौती करनी है, उसको एग्जेम्पशन नहीं देनी। यहाँ पे येस हो तो सिस्टम में आपकी वो नो में शो होनी चाहिए। ज़कात डिडक्शन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में नो हो तो वहाँ पे जाके एग्जाम्पशन में वो कहाँ पे शो होनी चाहिए, येस में। ये उसका रेसिप्रोकल है। ये एक उन इस्लामिक बैंक्स के लिए कि जिनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और जो उनकी जो रिपोर्ट होती है वो डिडक्शन और एग्जाम्पशन के हिसाब से बनी हो, तो उनकी एक चीज़ जो है वो हम बताते हैं कि आपने इसके रेसिप्रोकल को चेक करना है। फिर क्या होता है सिस्टम में एग्जाम्पशन के साथ फिर वजह लिखी होती है, नॉन मुस्लिम है, या वही जैसे आपको बताया है कि वो CZ50 उसने दे दी है। आम तौर पे दो चीज़ें ये मेंशन होती हैं, करंट अकाउंट वाली सिस्टम में नहीं होती, करंट अकाउंट का अंडरस्टूड है। अब जो सवाल किया है कि इस्लाम के हिसाब से कि वो साहिब निसाब हो, इस पे मैंने आपको पूरा सेशन किया है, वो इंशाल्लाह लिंक शेयर कर दूंगा, और मैंने इसका आंसर एक दफ़ा कर भी दिया है। यही आपका लॉ ऑफ लैंड है कि आपसे वो करवा रहा है जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक पूरे के पूरा सेटअप कुव्वत नाफजा और हर एक चीज़ आपकी इस्लामिक ना हो जाए तब तक आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, मगर इससे आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, वो असर नहीं आता। आप एक गवर्नमेंट का एक फंक्शन के तौर पे आप उसको पूरा करके उनको वो कर रहे हैं। बाकी आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, ऐसे ही है। और
डिस्क्रिप्शन वाली बात भी आपकी ठीक है, और यही वो लॉ ऑफ लैंड है जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि मुझे पूरा एक फिर सेशन ऐसे ही काइबोर के हवाले से। अब क्योंकि हमारा टाइम शार्ट है और हमने चीज़ें अभी तक हम सिर्फ समझें कि डिपॉजिट साइड पे हैं, तो वो इसीलिए मैंने आपसे अलग से इंशाल्लाह लिंक अगेन भी शेयर कर दूंगा। अब आ जाएँ जी कि ये जब हमने डिपॉजिट साइड पे दूसरी जो हमारे पास प्रोडक्ट थी वो थी सेविंग अकाउंट में या TDR में, वो है मुदारबा। मुदारबा के कई नाम आपको मिल जाएंगे, इसको मुआमला भी कहते हैं, मिकराद भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यूँ समझ लें कि जावेद शौकत साहब कोई आए हैं। जब मुदारबा की हम बात करते हैं तो जो आपकी यूँ समझ लें कि हम रिवाइज़ करने के लिए कि मुदारबा एक ऐसा मामला होता है कि जिसमें एक बंदा अपना माल देता है और उसको रब्बुल माल कहा जाता है, और दूसरा उसको आगे जाके मैनेज करता है, यूटिलाइज़ करता है, इन्वेस्ट करता है, उसको आप मुदारब कहते हैं, ठीक है। और अगेन ये कोई कंसेप्ट मुदारबा का बाज़ दोस्त कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग चूँकि स्टार्ट हुई पाकिस्तान में बड़ी बाद में, तो ये बड़े बाद के कंसेप्ट हैं। नहीं, मुदारबा की अगर आपको अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में एग्जांपल लेनी हो तो वो वाला मामला है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका और आका अलैहिस्सलाम का जो मामला हुआ था, तो माल किसका था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, और उसमें अपनी सर्विसेज उस पैसे को लेके जाके यूटिलाइज़ किसने किया? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मुदारिब हुए, तो इस पैसे और इस मामले को इतनी बरकत से, इतनी खुश असलूबी से किया कि मौरख़ीन लिखते हैं कि वही एक वजह बनी जो उसमें बरकत आई, जो ऑनेस्टी थी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वही रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने की उनकी वजह बनी। तो पता चला कि मुदारबा अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में भी होता था। अब मुदारबा की जब आपने डेफिनेशन पढ़ ली तो फिर इसमें मुदारबा की दो किस्में हैं, हम उसको समझेंगे। उसके बाद इस्लामिक बैंक्स में कैसे उसके फिर आगे पूल्स कैसे बनते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह जो डिपॉजिट साइड वाली चीज़ें थी उसको कवर करके डायरेक्ट हम फिर जो मुदारबा की पूल मैनेजमेंट और वेटेजेस और चीज़ें हैं उस पर आएंगे। तो मुदारबा में दो तरह के मुदारबा होते हैं, इंग्लिश में हम उसको रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा और अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा कहते हैं। अरबिक की में बात करें तो मुदारबा अल-मुक़य्यदा और मुदारबा अल-मुतलका। अब रिस्ट्रिक्शन एज द नेम डिनोट्स कि उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन पाई जाती है, तो ऐसा मुदारबा जिसमें रब्बुल माल को रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप मेरे इस माल को फ़लाँ जगह पे ही इन्वेस्ट करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। और जहाँ पे आप रब्बुल माल को ये इजाज़त ना दे मुदारिब कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगा सकें, या मुदारिब ये उसको मैनेज ना कर सके, जैसे इस्लामिक बैंक्स में चूँकि मुदारिब एक नहीं होता, आपको पता है मुख्तलिफ बैंक्स के बात करें तो हज़ारों में लाखों में हैं, तो हर एक की रिस्ट्रिक्शन एक कहेगा इधर लगाए, एक कहेगा इधर लगाए। तो इस्लामिक बैंक्स में आम तौर पे जो मुदारबा होता है उसको अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा कहते हैं, ठीक है। और जिसमें यानी कोई कैद नहीं होती। मुदारिब जो इस्लामिक बैंक है वो इसके अंदर उसको लीवरेज होती है कि वो क्या करे, उस मुदारबा के पैसे को उन शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज़ में जाके यूटिलाइज़ करे, ठीक है। अब मुदारबा की जब हम बात करते हैं और मुदारिब की जब हम बात करते हैं तो अब दो रिलेशंस होते हैं इसमें शरिया कंप्लाइंस के हवाले से। हम अगर आप देखें, एक रिलेशन है इस्लामिक बैंक का और एक सिंपल एक मुदारिब का, जो रब्बुल माल का, जो आपके पास पैसा लेके आया है। मैं अगेन आपको अगर ये नज़र आ रहा है तो इसमें जो हमारी ये जो डिपॉजिट साइड थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट अकाउंट के साथ दूसरा जो उसका सेविंग अकाउंट और जो TDR है, इसमें आपका मुदारबा है। और यही पैसा डिपॉजिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे ब्रांचेस उठा के इस्लामिक बैंक को देती हैं, और उसके आगे अगले हिस्से को फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की हमने चीज़ें पढ़ ली, बचपन की कुछ यादें ताज़ा हुई। जैसे मैंने आपको कुछ बताया कि कोविड की वजह से ना तो मैं कुछ पढ़ सका हूँ और ना कोई मैं अभी तक स्लाइड्स बना सकूँ। आखिर पे अगर आपको हाजत हुई तो स्लाइड्स भी आपको बना देंगे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मटेरियल वगैरह शेयर करेंगे वो आपके लिए एनफ होगा। तो अब मुदारबा में जब हमारे पास कस्टमर आया तो वो सारी चीज़ें जो हमने बताई शुरू में वो देखेंगे। उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, टाइटल ऑफ अकाउंट है, इनिशियल डिपॉजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इस्लामिक बैंक उस मुदारबा के पैसे को उठा के क्या करता है? करंट अकाउंट में जो पैसा लिया था वो कर्ज़ था
और वो बैंक की इक्विटी बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप में से कोई बंदा ये कहता है कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे कोई बंदा लोन दे, उससे मैं अपना बिज़नेस एज इट इज़ यूटिलाइज़ करूँगा, उसको जहाँ जहाँ पे भी यूटिलाइज़ करूँगा और जब वो चाहे इस मुझसे वापस ले सकता है। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी बन जाती, लाइबिलिटी तो होती है, प्लस वो बैंक की इक्विटी के तौर पे बैंक उसको क्या कर रहा होता है। अब जब इक्विटी उसकी बन गई है तो वो उसको यूटिलाइज़ कर सकता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन होती है इस्लामिक बैंक में कि वो जहाँ पे भी यूटिलाइज़ करेगा उस अमाउंट को, वो शरिया कंप्लाइंट वे में होगा। उस पैसे को अगर वो एसेट साइज़ में देगा, उस पैसे को जाके फाइनेंसिंग में देगा, तो वहाँ पे भी उसको शरिया कंप्लाइंस को यही हमारा कस्टमर्स का हमारे ऊपर होता है कि हाँ ये लोग शरिया कंप्लाइंस को मैनेज करते हुए चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि मुदारबा में मैंने बताया था कि एक रिलेशन एक कस्टमर का और एक रिलेशन एक इस्लामिक बैंक, एक रिलेशन ये है रब्बुल माल कस्टमर हो गया और एक इस्लामिक बैंक हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक कस्टमर नहीं होता, मुदारबा में पैसे देने वाले सिंपल सेविंग में भी एक से हज़ारों कस्टमर होते हैं जो सिंपल सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो एक रिलेशन अमंग डिपॉजिटर्स होता है, मेरी बात समझ लें। और इसी तरीके से जब वो अमंग डिपॉजिटर जो रिलेशन होता है उसको मुशारका की बेस पे वो होता है। अब मुशारका की यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ आ जाए कि वो एक पार्टनरशिप मोड है और उसमें इसको हम पार्टिसिपेटरी मोड्स भी कहते हैं, मुदारबा और मुशारका को। मुदारबा और मुशारका में कॉमनैलिटी भी यही है और यही डिफरेंस है कि मुदारबा में सिर्फ एक बंदा अपना माल देता है, दूसरा एक्सपर्टीज़ देता है, दोनों की पार्टिसिपेशन होगी। और मुशारका में क्या होता है कि दोनों को बसूरत माल पार्टिसिपेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया, एक में माल एक तरफ से आ रहा है और एक में जितने भी पार्टनर्स जितने भी शरीक होंगे वो सारे उसमें पैसा अपना लगाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या होती है मुशारका में कि वहाँ पे ये बाय लॉ उसको होता है कि आम तौर पे मुदारबा में सिर्फ जो मुदारब होता है वही सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है। मुशारका में अगर बाकी पार्टनर्स की इजाज़त हो तो वो पार्टनर जो स्लीपिंग पार्टनर था वो भी ऑपरेशन में आके यूटिलाइज़ अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता है। अब जब हम मुदारबा की बात करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड की बात हो गई, यहाँ पे आके मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे उसको एक कस्टमर पूछता है जी आपने मेरा करंट अकाउंट का पैसा, मेरा मुदारबा का जो माल था ये कहाँ पे लगाया। तो आज हमारी ये जो हमारे साथ मोहतरम अकरम साहब मौजूद हैं तो ये इस चीज़ को बताएंगे कि हम ना सिर्फ ये कि हम उन सेक्टर्स को बताने के पाबंद होते हैं। इस्लामिक बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट देखें, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की आप उसका जो आखिर पे जो हर क्वार्टर के एंड पे और हर जो महीने जो हर साल के आखिर पे जो उनका बुलेटिन होता है कि किस किस सेक्टर में लगाया। फिर अगर बैंक वाइज बात करें इस्लामिक बैंक वाइज तो उसमें हर इस्लामिक बैंक ने कॉरपोरेट सेक्टर में कितना लगाया, कमर्शियल में कितना लगाया, उसके बाद जो उसकी एसएमईज़ हैं वहाँ पे कितना लगाया, मेरी बात समझ रहे हैं, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में कितना लगाया। ठीक है, ये सारा मेंशन करना वहाँ पे ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, इस्लामिक बैंक अपनी उस रिपोर्ट में ये जो हम चैरिटी की बात करते हैं, इस्लामिक बैंक में चैरिटी 2-3 हवालों से होती है, उसका बताता चलूँ फिर हम स्विच ऑन करते हैं अपनी फाइनेंसिंग साइड पे कि वहाँ पे जाके जब वो चैरिटी इस्लामिक बैंक में अगर कोई शरिया नॉन कंप्लाइंट एलिमेंट, एक्सटर्नल शरिया ऑडिटर, इंटरनल शरिया ऑडिटर, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, शरिया बोर्ड कोई ऐसी चीज़ देखता है कि जो सवियर उन चीज़ों को छू रही होती है जो इस्लाम ने मना फरमाई हैं, उसकी कोई ऐसा सुकम नज़र आ जाता है, एक तो शरिया नॉन कंप्लाइंट एलिमेंट की वजह से उस सारी अमाउंट को क्या करना पड़ता है, चैरिटी करना पड़ता है। दूसरा, जो फाइनेंसिंग साइड हमारी होती है आम तौर पे जैसे आपने पिछले सेशन में पढ़ा मुराबा के हवाले से, वो लेट पेमेंट करता है। अब इस्लाम ने ताज़ीर बिल माल जिसको कहते हैं उसकी इजाज़त नहीं दी। ठीक है, कन्वेंशनल बैंक क्या करता है, उस लेट पेमेंट के ऊपर जो पेनल्टी चार्ज करता है वो अपनी इनकम में शामिल कर लेता है। इस्लामिक बैंक अब चूँकि वो उस पेनल्टी को चार्ज नहीं कर सकता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि वो ताज़ीर बिल माल आप नहीं कर सकते, मगर अब ये जो क्रेडिट रिस्क है इसको मैनेज करने के लिए और कस्टमर्स को हैबिचुअल के जिसने ना देना वो कल कहे जी कि ठीक है आप इस्लामिक बैंक की तरफ से जाके फाइनेंसिंग ले लें। ठीक है, तो इस सूरत में हम उससे
जो पेनल्टी है उसको चार्ज करते हैं, मगर अगेन उस पेनल्टी वाली अमाउंट को हम क्या करते हैं, चैरिटाइज़ करते हैं। और आपकी एनुअल रिपोर्ट्स में यहाँ पे भी वो जो जैसे ज़कात की बात है, कुछ कस्टमर्स हमारे कॉरपोरेट कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ये बताना होता है कि येस हम ये खुद चैरिटी करेंगे, तो हम कुछ कस्टमर्स को ये लिवरेज देते हैं, मगर उनसे हम ना सिर्फ उस चैरिटी की गई ऑर्गेनाइजेशन का लेते हैं, उनसे रसीदें लेते हैं, बाकायदा एविडेंस लेते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी यही होता है कि जो इस्लामिक बैंक है वो खुद चैरिटी, और उन ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने रेगुलेटर को बताने का पाबंद होता है, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके जो कस्टमर्स हैं, उनको बताने का पाबंद होता है, और आपको अपनी अकाउंट उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें थी जी। तो ज़्यादा मुनासिब टाइम नहीं है, पहले आपने करंट के अकाउंट को इक्विटी की पोजीशन दी। अच्छा, अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कर्ज बैंक को मिलता है वो बैंक रिस्पॉन्सिबल है कि टोटल अमाउंट विदाउट एनी इफेक्शन वापस की जाए। कर्ज का तो मतलब यही है कि आपने जितनी अमाउंट ली है उतनी ही वापस करनी है, जबकि जो इक्विटी का प्रिंसिपल है वो क्वाइट डिफरेंट है। इससे इक्विटी का मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपकी इक्विटी को श्रिंक या ग्रो करेगा। तो इन दोनों के अंदर दोनों के जो फीचर्स हैं ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अगर दोनों के फीचर ऑल टुगेदर डिफरेंट है तो करंट अकाउंट को इक्विटी का स्टेटस कैसे मिल गया? आप इस पे अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो कर लें, फिर मैं अपना व्यू पॉइंट दे देता हूँ। जी अकरम साहब, इस पे आप अपना व्यू पॉइंट। ये क्वेश्चन के तौर पे मैंने दिया, ये मैंने आपको एडिशन के लिए नहीं किया क्योंकि इस पे मैं खुद कंफ्यूज हूँ जी। अब होता ये है कि इक्विटी यहाँ पे जो हमारे दीगर लोग भी हैं कि इक्विटी आमतौर पे 2 तरह से होती है। एक को कहते हैं ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, और उसमें जब हम ऑनर्स इक्विटी की बात, यानी जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको आप कहते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो एक तो वो है जो बैंक ने शुरू में पैसा लगाया, दूसरी तरफ ये है कि आप ये बात करते हैं कि जो आपका जो कस्टमर है जिससे आप पैसा ले रहे हैं वो आपकी इक्विटी कैसे बन गया। तो एक तो बात याद रखेंगे, कर्ज़ के तौर पे उसका प्रिंसिपल गारंटीड होता है, उसको आपको वापस करना होगा। ठीक है, अब इक्विटी वो इसलिए बन गया कि चूंकि बैंक ने उसको कहा ही शुरू में ये एग्रीमेंट में लिखा होता है कि ये हम आपसे क्या कर रहे हैं, एज अ कर्ज ले रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि उस सिक्योरिटी पे इस्लामिक बैंक कमाता है, ऑब्वियसली उसको यूटिलाइज़ करता है, यहाँ पे भी यूटिलाइज़ करता है। जैसे एक दुकानदार था, उसने उसके ऊपर कमाया जो भी है, तो कस्टमर इस चीज़ को ओके करके इसको दे रहा है। ठीक है, मगर इस्लामिक बैंक क्या करता है कि यस, जब आपका एक कस्टमर आ रहा है, अगर आप बाकी अकाउंट होल्डर्स को कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, ठीक है, और ये प्री डिटर्मिन्ड बेनिफिट्स नहीं होते, सिर्फ स्पेसिफिक उस कर्ज के साथ नहीं होते जिनको आप सूद के ज़ुमरे में रख सकें, कि अगर आप सिर्फ करंट अकाउंट को दे रहे होते तो वो आपका सूद के ज़ुमरे में आ जाता, प्री डिटर्मिन्ड बेनिफिट के तौर पे कर्ज दिया था आपने, साथ ही उसको कह दिया कि ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इस्लामिक बैंक ये कहता है कि जैसे आपके सेविंग वाले, टर्म डिपॉज़िट वाले जो लोग हैं वो आपसे, उनसे, जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ जगहों पे वही सारी बेनिफिट्स आपको, चूँकि हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो आप इसकी यूटिलाइजेशन के बदले हम उनको कुछ जो सहूलियात दे सकते हैं हम उनको वो दी जाए उनको। मसलन मैं एक बात करता हूँ कि एक बंदा था, उसने पैसा दिया और वो चला गया, दुकानदार कल ये कहता है जी कि मेरा तो लॉस हो गया, चोरी हो गई, ये हो गया। इस्लामिक बैंक ना सिर्फ ये कहता है जी कि कुछ भी हो वो गारंटीड है, दूसरी बात आप ये देखें, अब वो एटीएम भी उसकी यूटिलाइज़ कर रहा है। ठीक है, उसके स्टाफ को ये जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये इसको इसीलिए मिल रही हैं क्योंकि इस्लामिक बैंक ने उस इक्विटी को यूटिलाइज़ करके जब बेनिफिट लिया है तो उसको ये सारी सहूलियात दी जानी चाहिए जो बाकी अकाउंट होल्डर्स को भी मिल रही हैं। यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है जी कि क्या, जब मैंने मेंशन किया कि क्या ये सूद नहीं है, तो आंसर इज़ नो। हमने जब ये पूछा अपने मुफ्तियान कराम से तो उन्होंने कहा कि अगर स्पेसिफिकली आप उसी करंट अकाउंट को होल्डर को दे रहे होते कि आप इतना कर्ज दें, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, प्री डिटर्मिन कर देते तो ये सूद होता। जब आप मुदारबा वालों को भी वही दे रहे हैं, करंट अकाउंट वालों को भी वही दे रहे हैं, जैसे सर्विसेज की मैंने बात की है, सबसे बड़ी चीज़ उसके करंट अकाउंट को, जो पैसे को, उसको जो सिक्योर करने के ऊपर इस्लामिक बैंक पैसा लगा रहा है, जो आपको गार्ड्स रखने पड़ रहे हैं, तो मेजॉरिटी पोर्शन होते ही करंट अकाउंट का है।
तो उसको सिक्योरिटी की सर्विसेज क्या हम उस कर्ज़ वाले से चार्ज करते हैं? नहीं करते। तो जहाँ पे इस्लामिक बैंक उसको एज एक्टिविटी यूटिलाइज़ कर रहा है, उसमें ज़रा कुछ इस्लामिक बैंक को उसको सेव रखने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए, फाइनेंशियल कैपिटल भी चाहिए। बेआई नहीं ही इसी तरीके से उसको जो सेविंग अकाउंट्स की जो चीज़ें हैं जो बाकी अकाउंट होल्डर्स को मिल रही होती हैं वो करंट अकाउंट होल्डर को भी दी जा रही होती हैं। आई होप कि मैंने इस बात को, इस जो डिफरेंस था इसको क्लियर कर सका हूँ जी। तो अब हम मुदारबा के आखिरी 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस करके फिर हम फाइनेंसिंग साइड पे आते हैं। तो मुदारबा की जब हम बात कर रहे हैं कि अब उस पैसे को, अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि मुदारबा में हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग उसको कह रहे होते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा और हम उसको इस्लामिक बैंक में, ये स्पेशली उसामा के लिए बात कर रहा हूँ, जो हमारे अदर दैन इस्लामिक बैंक के जो यहाँ पे लोग हैं और जो ब्रांचेस में अभी तक नहीं गए उनके हवाले से है कि अब हम उसको जो प्रॉफिट देते हैं, मसलन अब ये जा रहा है मार्च, तो हमारे पास कस्टमर आया जी पैसा मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ 29 मार्च को, तो मुझे आप बताएं कि क्या प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी ख़ास समझने वाली हैं, जिसको आगे हम पूल मैनेजमेंट और वेटेजेस को भी समझेंगे और TDR को भी समझेंगे। पहली चीज़ ये है कि मार्च में हम जो उससे प्रॉफिट रेट शेयर कर रहे होते हैं, पहली बात है वो एक्सपेक्टेड होता है और उसके अंदर ये मेंशन होता है कि इसमें फ्लक्चुएशन आती हैं, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो पिछला मंथ होता है उसकी बेस के ऊपर वो हम उसको बताते हैं कि इतनी अमाउंट जो हमारे पास एक रब्बुल माल लेके आया था उसको फेब में हमने इतना प्रॉफिट दिया, तो आप ये एक्सपेक्टेशन रखें कि इतना प्रॉफिट हो सकता है और लॉस अगर हुआ तो तब भी ये, तो इस चीज़ के ऊपर ओके करता है तो वो आपको अपना काम। फिर हमारी ब्रांच की जो वहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर जो चीज़ें आपने पढ़ी पहले सेशन में कि वो चीज़ मेंशन होती है कि हाँ एक बात याद रखें, जब हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो शरिया ने एक थंब रूल दिया, प्रॉफिट हमेशा प्री डिटर्मिन्ड रेशो के तौर के, प्री एग्रीड रेशो के हिसाब से होगा, मुदारबा हो या मुशारका हो, ठीक है। अब जब लॉस की बात होती है तो मुदारबा में लॉस, जो फाइनेंशियल लॉस है वो डायरेक्टली चला जाता है किसको? जिसका पैसा था। अब मुदारिब का क्या लॉस हुआ? आमतौर पर कहते हैं जी कि तो फिर इस्लामिक बैंक ने क्या लॉस शेयर किया? यस, उस लॉस को पहले वो शेयर कैसे करता है? सबसे बड़ा लॉस जिसको हम कहते हैं रेप्यूटेशनल लॉस। अगर मार्केट में ये रेप्यूट फैल जाए कि फ़लाँ इस्लामिक बैंक ने मुदारबा में पैसा लिया और उसने हमारे पैसे को ज़ाया कर दिया, तो हर कस्टमर इस्लामिक बैंक का या इस्लामिक बैंकिंग का या इंटरेस्ट फ्री का वो रेट कॉन्शियस भी होते हैं। तो क्या बड़े से बड़े बैंक्स दुनिया भर में इस रेप्यूटेशनल रिस्क की वजह से बैठ जाते हैं? तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा लॉस जिसको वो यूँ समझिए कि उस वक्त फेस कर रहा होता है मुदारबा करते वक्त, वो रेपुटेशनल लॉस होता है। दूसरा, उसकी एक्सपर्टीज़ का लॉस है, उसकी ह्यूमन कैपिटल का लॉस है, टाइम का लॉस है, तो उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ। और इनडायरेक्टली ये जो सारे लॉसेस जिनका मैंने जिक्र किया है, ये भी इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ चले जाते हैं। मसलन रेप्यूट बनाने के लिए इस्लामिक बैंक्स पैसा लगाते हैं या नहीं लगाते? अपने कस्टमर्स, अपने स्टाफ को ट्रेंड करने के लिए इस्लामिक बैंक्स पैसा लगाते हैं या नहीं लगाते? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लॉस जिसकी मैंने ये 2-3 किस्में बताई, उसके लिए इस्लामिक बैंक भी अपने आप को रखे हुए होता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे जो सवाल आता है, जिसका कंसेप्ट आप अपने पास नोट कर रहे हैं, वो होता है PER, प्रॉफिट इक्विलाइजेशन रिज़र्व। इस्लामिक बैंक आपके नोटिस बोर्ड्स पे ये चीज़ मेंशन कर देता है कि हमने एक रिज़र्व कायम कर रखा है हिबा की बेस पे। अब अगर 2 लोग हैं, उसकी पहली मिसाल आम से, फिर उसको हम इस्लामिक बैंक के PER पे लाते हैं कि अगर वो लॉस नहीं शेयर करते, लॉस हो रहा है मगर इस्लामिक बैंक अपने कस्टमर के साथ लॉस शेयर नहीं कर रहा, तो वो किस वजह से नहीं कर रहा? तो वो जो उसका रिज़र्व होता है जिसको हमने PER कहा, ये हिबा की बेस पे होता है कि जैसे 2 बंदे थे, एक बंदे ने उस दूसरे को दावत दी, आप आए, हम एक शरिया कंप्लाइंट काम करने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि लॉस हो गया। अब वो जो पहला बंदा था जो मुदारिब था, उसने कहा यार अगर मैंने इसको लॉस दिया तो इसने लॉस के लिए तो मुझे नहीं ज्वाइन किया था, यार ये बेनिफिट के लिए आया था,
तो ये कहीं मुझे छोड़ के नॉन शरिया कंप्लाइंट बिज़नेस की तरफ ना चला जाए, जो इसको ये इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं हम आपको ये इतना प्रॉफिट, जो मेरा इशारा कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ है, ठीक है। तो अब आज इस चीज़ को इस्लामिक बैंक, तो इस्लामिक बैंक क्या करता है, एक रिज़र्व कायम करता है, हिबा की बेस के ऊपर होता है, और उसमें से कभी कोई ऐसा, और ये बड़े यूँ समझने के सवीर, अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी इस्लामिक बैंक ने मुदारबा में पैसा ले लिया और उसको इतना बड़ा लॉस हो गया हो कि इस्लामिक बैंक को अपने जो है ना वो सारे का सारा PR लगाना पड़ा। लेकिन हिफ्ज़ मात कदम के तौर पे अगर कहीं थोड़ा कुछ हो जाता है कि वो उस पूल में से जो PR का होता है वो क्या करता है, अपने जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से वो उनको वहाँ से, और इसको इसार का कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो PER होता है। अच्छा, मुदारबा के हवाले से आखिरी चीज़ डिस्कस करते हैं, फिर हम डिमिनिशिंग मुशारका और इजारा और जो बाकी जो हमारी सलम की प्रोडक्ट्स हैं, एसेट साइड की जो एक दो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो मुदारबा में फिर क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था कि एक रिलेशन ये है कि अमंग वन इस्लामिक बैंक एंड वन कस्टमर डिपॉजिटर रब्बुल माल है, और वो आपस में क्या हुआ है, वो मुदारबा की बेस पे है। अब जिसको पूल मैनेजमेंट का कंसेप्ट कहते हैं, वेटेजेस का कंसेप्ट कहते हैं, प्रॉफिट रेट का कंसेप्ट कहते हैं, कि अब हम सेविंग से अगली जो बात है टर्म डिपॉजिट जो अकाउंट होता है उसकी तरफ जा रहे हैं, वो भी मुदारबा की बेस पे है। तो उसमें एक जो रिलेशन है उसमें यूँ समझें कि उस रिलेशन में दूसरा रिलेशन क्या है जो अमंग डिपॉजिटर्स है, और वो हमने मुशारका की डेफिनेशन की थी कि वो शिरकत जिसमें हर बंदा पैसा लगा रहा हो, प्रॉफिट शेयर कर रहा हो, लॉस शेयर कर रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसको हमने कहा वो मुशारका होता है। मुदारबा का हमने और मुशारका में प्रॉफिट को हमने कहा था कि ये थंब रूल है, प्री एग्रीड रेशो होगा। लॉस की बात की वो हमने मुदारबा का डिस्कस कर लिया। अब मुशारका के लॉस की तरफ, तो मुशारका के लॉस के हवाले से आपने याद रखना है, एक वर्ड अपने पास लिख लें, ATI, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। ये मुशारका करते हुए जो भी लॉस होगा, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से उसको लॉस को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। अब जब हम पूल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि पूल बेसिकली क्या है कि जब आप टर्म डिपॉजिट में एक इस्लामिक बैंक के पास जब डिपॉजिटर्स आते हैं मुदारबा की सूरत में, वो टर्म डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो एक बंदा है वो 5 लाख लाया है, एक बंदा है 10 लाख लाया है, एक बंदा है 15 लाख लाया है। पहले तो हम उनके अमाउंट के हिसाब से क्या उन सारों को इक्वली प्रॉफिट देना चाहिए, ज़रा लिखें मुझे इसका आंसर, स्पेशली उसामा लिखें, क्या हम उन सारों को एक जैसा प्रॉफिट दें। दूसरा सवाल, जो एक बंदा है वो अपना पैसा एक इस्लामिक बैंक को 1 साल के लिए दे रहा है, ठीक है, दूसरा 2 साल के लिए दे रहा है, तीसरा 5 साल के लिए दे रहा है, चौथा जो है वो 10 साल के लिए दे रहा है, क्या उन सारों को हम एक जैसा प्रॉफिट दें। अब अगला सवाल कि एक बंदे का 1 लाख रुपया था, एक का 5 लाख था, इन दोनों का ज़ाहिर जवाब आपको पता ही है कि नो, हम उनको एक जैसा प्रॉफिट नहीं दे सकते। उमैर अभी तक नज़र नहीं आ रहे मुझे, जावेद साहब नज़र नहीं आ रहे, अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। अगर ज़िया मौजूद हैं, बिलाल मौजूद हैं, क्योंकि आप बाद में आए हैं तो आज मैंने कहा था कैमरा आपने अपना ऑन करके रखना है जी। तो मैं ये कह रहा था कि अब जब हम इस चीज़ को समझ गए कि हम उनको एक जैसा प्रॉफिट नहीं दे सकते, और ना ही जब एक जैसी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ना ही हमने मुशारका का यही तो प्रिंसिपल पढ़ा कि जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो कंसेप्ट है उसको कहते हैं पूल मैनेजमेंट। क्या होता है कि उनकी ड्यूरेशन के हिसाब से, उनकी अमाउंट के हिसाब से, उनके प्रॉफिट के हिसाब से जो रेट्स होते हैं ये मुख्तलिफ पूल्स बन जाते हैं, ठीक है। और हमारी जो यूँ समझने के इस्लामिक बैंक्स के अंदर मुख्तलिफ शोबे होते हैं जो इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या क्या मेक श्योर करना है, एक तो मैंने आपको बताया कि हम शुरू में उसको एक वेटेज अनाउंस कर दें। अब वेटेज क्या होती है, इसको कहते हैं रुपी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉरी रुपी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप इस्लामिक बैंक के नोटिस बोर्ड पे जाएंगे तो आपको वेटेजेस नज़र आनी चाहिए।
शरिया कंप्लाइंस वाले हर माह के शुरू के ही दिनों में उनको भेज देते हैं कि जब हमारे पास डिपॉजिटर आए तो उसको बताएं कि आपके पैसे की उस पूल में ये अहमियत है और मोस्ट स्पेसिफिकली ये औकात है, रुपी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये उसकी वेटेज है कि जहाँ पे लाखों लोग मौजूद हैं 5 लाख वाले को क्या वेटेज रुपी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। और ज़रा ये भी हमारा जो पास्ट का जो होता है उसके ऊपर हमने उसको एक अनाउंस करना है। अब जब वेटेजेस अनाउंस कर दी फिर इसका मतलब है कि प्रॉफिट भी हर एक को अपने पूल के और उस वेटेज के हिसाब से मिलेगा। बात समझेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब लॉस हो गया तो वो भी मैंने आज जैसे बताया कि 5 लाख वाले का वो सारे 5 लाख वाले एक जगह पे हैं, 10 लाख वाले सारे कस्टमर एक जगह पे हैं, 1 साल वाले, फिर 5 साल वाले, फिर 10 साल वाले, ठीक है। तो इस हिसाब से उनकी वेटेजेस अनाउंस होती हैं, फिर उनको जो प्रॉफिट मिलते हैं उसके हिसाब से हमारे फिर पिछले मंथ का जैसे मैंने बताया गया वो प्रॉफिट रेट जो है वो मिलता है। और उसके बाद एक जो चीज़ जो मैंने बताई थी लॉस के हवाले से, और वो ये होती है कि इस सारे मामले में करने का मकसद ये होता है कि हर एक को अगर खुदा न खास्ता लॉस हो तो वो भी उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो। तो पूल मैनेजमेंट में उस सारी जिनको हमने वेटेजेस अनाउंस की होती हैं उसके हिसाब से क्या होता है कि उनको मुख्तलिफ जो यूँ समझ लें के हिसाब से, और आप कभी नोट करें अपने प्रॉफिट रेट्स को जाके वेबसाइट्स पे, स्पेशली जो हमारे वो लोग जो अभी इस्लामिक बैंक्स में जॉब नहीं कर रहे, इस्लामिक बैंक्स की वेबसाइट पे वो वेटेजेस को जाके देखें, उनको विज़िट करें, अपनी असाइनमेंट के तौर पे इसको लिखें, प्रॉफिट रेट्स को देखें। बावजूद ये कि PER होता है, बावजूद ये कि हमने कस्टमर्स को भगाना भी नहीं है इस्लामिक बैंक से, इसके बावजूद भी आप उनके रेट्स में देखेंगे आपको फ्लक्चुएशन नज़र आएगी। प्रॉफिट रेट्स कम भी होते हैं, एक अगर महीने में इतना % था अगली बार में भी उसको कम मिला हो, तो ये चीज़ें एज इट इज़ होती हैं। अब जब हम मुदारबा की जब बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हम उसको ये कहते हैं जी। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर आपने 2-3 जो पॉइंट बताए हैं जिसकी बेस पे डिफरेंशिएशन करते हैं, मसलन कि उसका वॉल्यूम कितना है, पैसा कितना है, तो उसकी बेस पे हम वेटेज को कम या ज़्यादा करते हैं, जिसका जितना ज़्यादा पैसा है उतनी ज़्यादा वेटेज